लास्ट क्लास में अपन ने जैविक प्रबंधन की बात कर ली थी। ठीक है, आज अपन रासायनिक प्रबंधन की बात करेंगे। रासायनिक प्रबंधन के भाई रासायनिक प्रबंधन जैविक प्रबंधन अपने प्रतिरोधी किस्मों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब इसमें पढ़ते हैं कि भाई कौन कौन से रसायनों के उपयोग के द्वारा अपन इस रोग को कम कर सकते हैं, इस रोग से फसल को बचा सकते हैं। गेहूं का जो स्तंभ कीट रोग है या रोली रोग कहा जाता है, इससे किस प्रकार से बचाया जा सकता है। तो रासायनिक प्रबंधन में है कि इस रोग के लक्षण दिखाई देने पर ट्राइएडिमेफोन रासायनिक पदार्थ है। इसका 0.2% के दो बार छिड़काव करना है कि 2 छिड़काव 7 से 20 दिन के अंतराल पर करने पर क्या होता है कि रोग की तीव्रता कम हो जाती है। कि 2 बार छिड़काव करना कितने दिन के बीच में, 7 से 20 दिन के बीच में, कि 7 से 20 दिन के बीच अंतराल में अपन को क्या करना है, 2 बार किसका ट्राइएडिमेफोन का 0.2% के सॉल्यूशन का आपको क्या करना है, छिड़काव करना है, जिससे इस रोग की क्या हो जाती है, तीव्रता कम हो जाती है। इस रोग की तीव्रता कम हो जाती है। इसके बाद में बात करें अपन, तो रोग के लक्षण प्रकट होने पर क्या करते हैं कि जब रोग के लक्षण प्रकट होने लग जाते हैं तब जिनेब का 76%, जिनेब जो एक रासायनिक पदार्थ होता है, इसका 76% आपके WP, जो आपके WP 15 से 20% प्रति हेक्टेयर, कि भाई 15 से 20% क्या करना प्रति हेक्टेयर, या घुलनशील गंधक क्या करना प्रति हेक्टेयर। या तो आप क्या करें कि जो आपके जिनेब 76% WP जो आता है प्रोडक्ट, ठीक है, इसका आपको क्या करना है 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से क्या करना है, आपको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करना है। या फिर अपन घुलनशील गंधक 0.25%, घुलनशील गंधक 0.25%, या ऑक्सीकार्बोक्सिन 20 EC आपके इनकी मात्रा होती है। ठीक है, इसका 0.2% के 4 से 5 छिड़काव 8 से 10 दिन के अंतराल पे करने चाहिए होते हैं। कितने दिन पे, 8 से 10 दिन के अंतराल में करने से इस रोग की जो आपके है फैलने के या इसके रोग को प्रबंधन किया जा सकता है। इस रोग की फैलने की जो तीव्रता है उसको कम किया जा सकता है। क्या है कि भाई जिनेब 76% WP जो आपके आता है मार्केट के अंदर 15 से 20% पर 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 15 से 20 किलोग्राम जो आपका होता है, ये WP लेकर आपको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करना है। या फिर आप घुलनशील गंधक जो होता है इसका 0.25%, या फिर आप ऑक्सीकार्बोक्सिन का 20 EC जो 0.2% सॉल्यूशन आता है, इसका 4 से 5 बार छिड़काव करना है। कितने दिन के बीच में, 8 से 10 दिन के अंदर में, हर 2 दिन के बाद में आपको ये छिड़काव करना है। ये छिड़काव करने से क्या हो जाता है, इस रोग की जो तीव्रता है इसको कम हो जाती है और इस रोग का प्रबंधन किया जा सकता है। ठीक है, अब ये रोग तो आपके हो गए कंप्लीट। अब दूसरा रोग पढ़ेंगे, गेहूं का भूरा या पण कीट रोग क्या होता है। ठीक है, इसकी बात करते हैं कि गेहूं का भूरा या पण कीट रोग क्या होता है। 3 पढ़ेंगे गेहूं के बारे में, फिर उसके बाद में आगे और पढ़ेंगे। ये 3 प्रकार की रोली है। देखिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं गेहूं का भूरा या पण कीट रोग।
गेहूं का भूरा या पण कीट रोग, कि गेहूं का भूरा या पण कीट रोग क्या होता है कि ये रोग विश्व के सभी भागों में पाया जाता है। देखो रोग ज़्यादातर सभी विश्व के क्या है, सभी भागों में पाए जाते हैं। तो ये रोग विश्व के सभी भागों में पाया जाता है और ये जो भारत के उत्तरी एवं पूर्वी भागों में इसका प्रकोप अधिक है। कि भारत के अंदर बात करें तो भारत के अंदर जो उत्तरी व पूर्वी क्षेत्रों के अंदर, उत्तरी व पूर्वी क्षेत्रों के अंदर, उत्तरी व पूर्वी क्षेत्रों के अंदर इसका प्रकोप अधिक देखा गया है। कि उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र जो है इस रोग का सबसे ज़्यादा प्रकोप देखा जाता है। पाया तो वैसे पूरे विश्व में ही जाता है। उत्तरी व पूर्वी क्षेत्रों में इसकी जो आपके है प्रकोप क्या है, अधिक है। प्रकोप अधिक मतलब अधिक उग्र रूप से देखा जाता है। अब देखिए इसके अलावा जैसे कहाँ कहाँ होता है, जैसे अपन बात करें तो पंजाब है, इसके अंदर आपके फिर बिहार, पंजाब, बिहार व उत्तर प्रदेश राज्यों में ये रोग अधिक तीव्रता से फैलता है। भाई ये पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश में राज्यों में अधिक तीव्रता के साथ फैलता है, बहुत फास्ट गति से फैलता है, अधिक तीव्रता के साथ फैलता है। इसके बाद बात करें कि जब शरद ऋतु की वर्षा के साथ अन्य वातावरणीय कारक अनुकूल होते हैं, कि शरद ऋतु जो आती है, वर्षा ऋतु आती है, जब वातावरण अनुकूल होता है तो वर्ष 1972 और 73 में ये रोग महामारी के रूप में प्रकट हुआ था। कब कि ये रोग कब फैला था, 1972 व 73 के समय ये रोग जो था महामारी के रूप में फैला था, सभी फसलों को, गेहूं की फसलों को खराब कर दिया था। जैसे अनुमानतः 1.5 मिलियन टन गेहूं के उत्पादन की हानि होती है। कितने पूरे विश्व में, पूरे भारत में 1.5 टन, ठीक है, 1.5 मिलियन टन। 1 मिलियन आपको 10 लाख और आपके 1.5 मतलब आपके 15 लाख मिलियन टन, कि 15 लाख टन गेहूं का क्या हुआ था, उत्पादन की हानि हुई थी। इतना आपके उत्पादन कम हुआ था, उत्पादन में इतनी कमी देखी गई थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी महामारी के रूप में रोग फैला था। तो 1 टन में आपको पता है 1000 किलो होता है। फिर देखिए वर्ष 1985-86 में, कब की बात है, 1985-86 में आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल इस रोग से अत्यधिक प्रभावित रही। कहाँ पे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आपको पता है बहुत बड़ा राज्य है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल क्या रही थी, इससे प्रभावित रही थी। गेहूं की फसल प्रभावित रही, मतलब इस पे वो इस रोग की वजह से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। फिर इसके बाद बात करें इस रोग को किस नाम से जाना जाता है, तो इसके अदर नाम की बात करते हैं। तो इस रोग के 2-3 नाम है, उसकी बात कर लेते हैं। इस रोग को नारंगी, गेरुआ, रोली या गेरुई के नाम से जाना जाता है। इसकी अदर नाम है, इनको अलग अलग जगह पे इस नाम से जाना जाता है। नारंगी रोग भी कहा जाता है, गेरुआ कहा जाता है, रोली या गेरुई कहा जाता है। तो ये कुछ ऐसे रोगों के इसके अदर नाम हैं। अभी अपने बात की थी इसके परिचय की, ये रोग कहाँ फैला था, सबसे पहले कहाँ अधिक मात्रा में फैला था, कहाँ कम मात्रा में फैला था, इन सब की बात अपने कर चुके हैं। अब देखिए इसके बात करते हैं अपन लक्षण की। इसके भी कौन कौन से लक्षण हैं, ठीक है, लक्षण की बात करते हैं। देखिए बात, किस प्रकार से इसके लक्षण प्रकट होते हैं, अपन को कैसे पता चलेगा ये जो आपके लक्षण हैं वो गेहूं के भूरा या पण कीट रोग के ही है। तो इसकी बात करने वाले हैं अपन। देखिए बात कि वे पण रोली रोग जो है का प्रथम लक्षण है वो आपकी पत्तियों की सतह पर, सबसे पहले किस पे लक्षण दिखाई देते हैं, पत्तियों की सतह पर, पत्तियों की सतह पर
बिखरे हुए छोटे, बिखरे हुए छोटे, गोलाकार, बिखरे हुए छोटे गोलाकार, चमकीले, नारंगी रंग के यूरेडिनियम, यूरेडिनियम, यूरेडिनियम स्पॉट के रूप में दिखाई देते हैं। कि सबसे पहले इसके लक्षण कब देखे जाते हैं कि पत्तियों की सतह पर बिखरे हुए छोटे छोटे क्या होते हैं, गोलाकार, ठीक है, चमकीले नारंगी रंग के क्या होते हैं, यूरेडियम। इस प्रकार छोटे छोटे स्पॉट बनते हैं पत्तियों पे, ठीक है, जिनका कलर कैसा होता है, नारंगी रंग जैसा होता है और चमकीले होते हैं। इनमें क्या होता है, यूरेडियम के स्पॉट दिखाई देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या और लक्षण प्रकट होते हैं। इसके आगे बात करें तो ये प्रारंभ में पत्ती की ऊपरी सतह पे दिखाई देते हैं और उसके पश्चात क्या होता है, निचली सतह पे भी बन जाते हैं। कि प्रारंभ में कहाँ दिखते हैं, ऊपरी सतह पर, तथा बाद में निचले सतह पर, निचली सतह पर दिखाई देते हैं। कि वे प्रारंभ कहाँ होते हैं, ऊपरी सतह पर दिखाई देते हैं, फिर निचली सतह पे दिखाई पड़ते हैं ये। और परिपक्व होने पर ये भूरे रंग के हो जाते हैं। कि परिपक्व जब मैच्योर हो जाते हैं, जो आपके स्पोर्ट्स जो हैं, ये धब्बे जो हैं, गोलाकार शस्त्राएँ हैं, तो इसमें परिपक्व कैसे हो जाती है, आपके भूरे रंग की होती है। शुरुआत में कैसी होती है, नारंगी रंग की होती है, और परिपक्व होने में कैसे हो जाती है, भूरे रंग की हो जाती है। वो इस प्रकार से इनका क्या होता है, लक्षण बढ़ता जाता है। फिर क्या हो जाता है कि बाह्य त्वचा फटने पर यूरेडो बीजाणु जो होते हैं भूरे रंग के चूर्ण के रूप में पत्तियों पर आसपास वातावरण फैल जाते हैं। कि ये जो दाने स्फुटित होते हैं बाह्य त्वचा पर, जैसे पत्ती है, ठीक है, इसकी संरचना बनाई अपने, और इस पत्ती पे मान लीजिए जैसे सिरा, ये आपके सिरा, मध्य सिरा से सिरा, और ऐसे स्पॉट्स बने पत्ती पे, इनकी ऊपरी अधिचर्म बाह्य त्वचा पे बने। जैसे ये स्पॉट्स टूटेंगे गोलाकार दाने, तो इनमें से क्या होता है, भूरे रंग के ऐसे क्या होते हैं, एक पूरी तरह से फैल जाता है, और ये क्या होता है, यूरेडो बीजाणु निकलते हैं। क्या निकलते हैं आपके, यूरेडो बीजाणु है, वो भूरे रंग के चूर्ण के रूप में दिखाई देते हैं, यूरेडो बीजाणु। ये जैसे इनमें से फूटेंगे तो इसमें भूरे रंग का ऐसा पाउडर गिर जाएगा तो चूर्ण जैसा दिखाई देगा, तो ये भूरे रंग के चूर्ण के रूप में दिखाई देंगे, चूर्ण मतलब पाउडर के रूप में। और आसपास के यहाँ से स्फुट होते पत्तियों पर गिरते हुए आसपास का जो वातावरण है उन पर भी ये गिर जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि प्रारंभ में स्पोर्ट के चारों तरफ के उत्तकों में कोई अपूर्णता नहीं दिखाई देती, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं दिखाई देता है, परंतु पत्ती पूर्ण रूप या आंशिक रूप से पीली दिखाई देने लग जाती है। कि शुरुआत में क्या होता है कि चारों तरफ उत्तक जो होते हैं उन पर कुछ नहीं होता है, पत्ती मतलब उत्तक जो है ना ये सामान्य दिखते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद ये उत्तक जो होते हैं ये क्या हो जाते हैं आपके में पीले धब्बे दिखाई देने लग जाते हैं। क्या होते हैं इनमें, पत्ती पर आपके आंशिक पत्ती जो होती है वो पीली दिखाई देने लग जाती है। देखिए आप जब भी पादप का अपन फसल देखने जाते हैं तो पादप का संक्रमण अपन को सबसे पहले पादप की पत्ती के द्वारा ही पता चलता है। पादप की पत्ती हरी है, कोई छेद नहीं है, ठीक है, सामान्य कलर है, तो ज़्यादा गहरी है तो भी प्रॉब्लम है, कम गहरी है तो भी प्रॉब्लम, सामान्य कलर है तब तो ठीक है, सभी पादप एक जैसे हैं। मान लीजिए पादप की पत्तियों का हरा रंग कम है, छेद हो रखे हैं, पीली हो रही है, ब्राउन हो रही है, काले धब्बे बन रहे हैं, तो समझ लीजिए संक्रमण हो चुका है, पादप संक्रमित हो चुके हैं। तो इनमें क्या होता है, सबसे पहले तो पत्ती क्या होती है, सामान्य दिखती है, लेकिन समय के साथ क्या होती है, पीली दिखाई देने लग जाती है। और धीरे धीरे क्या होती है कि पत्ती की जो निचली सतह होती है, कि जैसे जैसे क्या होता है कि फसल पकने लगती है तो पत्ती की जो निचली सतह पे क्या होते हैं आपके बाएं तरफ से ढके छोटे अंडाकार, दूसरे जो है काले रंग की टीलियाँ बनते हैं। कि भाई इसमें नीचे की जो पत्ती होगी इस पर क्या होगी, ऐसे गोलाकार क्या होगी, काले रंग की टीलियाँ बनेगी, छोटे छोटे से गोलाकार धब्बे बनते हैं, तो ये काले रंग की क्या बन जाती है, तो निचली सतह पे टीलियाँ बनती है। और संक्रमित पौधे की मृत्यु परिपक्व होने से पूर्व ही हो जाती है। कि मान लीजिए कोई पौधा संक्रमित है तो परिपक्व होगा, मैच्योर होगा, कि उसमें बालियाँ जो पकने लगी, गेहूं के दाने पकने लगे, उससे पहले क्या हो जाएगी, इस पौधे की मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु कैसे हो जाएगी, पौधा सूख जाएगा, पत्तियाँ पूरी गिर जाएगी और फल है जैसे जैसे जो दाने हैं वो अर्ध पके ही रह जाएंगे। और पौधे के प्रकाश संश्लेषण क्रिया बाधा पड़ने के कारण बाली में दाने सिकुड़ जाते हैं। कि वे संक्रमित हो जाता है तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, कि पौधे में क्या नहीं होता, फोटोसिंथेसिस नहीं होता, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। और प्रकाश संश्लेषण नहीं होने की वजह से क्या हो जाए, बालियाँ जो होती है जिसमें गेहूं के दाने पड़ते हैं वो क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, और दाने क्या हो जाते हैं, अपरिपक्व हो जाते हैं, बालियाँ सिकुड़ जाती है, ठीक है। कि वे बालियाँ सिकुड़ जाती है और गंभीर अवस्था में पौधे आकार में क्या रह जाते हैं, बोने रह जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। पौधे कैसे रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं। कब, जब ये रोग गंभीर अवस्था में फैलता है, गंभीर स्थिति हो जाती है, बहुत भयंकर रूप से फैल जाता है। और जड़ तंत्र भी क्या हो जाता है, अल्प विकसित हो जाता है। जड़ तंत्र भी क्या होता है, जड़ों में
जड़ें ज़्यादा लंबी नहीं जा पाती है और जड़ तंत्र क्या रह जाता है, अल्प विकसित रह जाता है। ठीक है, कि जड़ तंत्र क्या रह जाता है आपके, अल्प विकसित रह जाता है। तो ये सभी लक्षण क्या है आपके गेहूं का भूरा या पण कीट रोग के हैं, जिसके अंदर ये लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो अपन कह सकते हैं कि इस पादप के अंदर, गेहूं के पादप के अंदर आपके गेहूं का भूरा या इसे कहा जाता है पण कीट या पण रोली रोग हो चुका है। अब बात करेंगे इसके रोगजनक की कि भाई रोगजनक क्या है। तो देखो रोगजनक तो कवक ही है, पक्षीनिया ही है, लेकिन इसकी दूसरी जाति है तो पक्षीनिया रिकोंडिटा है। देख लीजिए, उसकी बात करते हैं रोगजनक की, और ये किस प्रकार का जीव है इसकी भी बात करेंगे, किस प्रकार से संक्रमण फैलाता है इसकी बात करेंगे। देखिए रोगजन या पैथोजन की बात करते हैं तो पक्षीनिया रिकोंडिटा रोगजनक आपको याद करना है कंपल्सरी, बाकी कुछ एक दो लाइन छोड़ जाए लेकिन इसका एक वर्ड भी नहीं छूटना चाहिए। पक्षीनिया रिकोंडिटा, पक्षीनिया रिकोंडिटा ये आपको याद करना है। ये पक्षीनिया रिकोंडिटा है, ये इसका क्या है, रोगजनक है, जो क्या कार्य करता है आपके रोग फैलाने का कार्य करता है। और इसके आगे बात करते हैं इस रोगजनक की क्या विशेषताएं हैं, क्या महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए सुनिए। तो ये एक विनाश्री रोली है। देखो ये अपने इसमें पीछे वाले रोग जो पढ़ा था उसके अंदर भी ये पढ़ा था विनाश्री। विनाश्री मतलब होता है जब कोई जीव अपना जीवन काल दो परपोषियों के माध्यम से पूर्ण करता है। दो परपोषी का मतलब हो गया कि भाई एक के अंदर वो आपके अपरिपक्व अवस्था में आएगा, फिर उससे दूसरी अवस्था में जाएगा, परिपक्व अवस्था में जाएगा। ठीक है, दो जीवों की आवश्यकता होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, विनाश्री रोली कहा जाता है। ठीक है, तो ये किस प्रकार की रोली है, विनाश्री रोली है। विनाश्री रोली। उसके आगे बात करें इसकी तो यूरेडियम व टीलियम अवस्थाएं गेहूं पर प्रकट होती है। अभी पढ़ा था कि भाई यूरेडियम और टीलियम दोनों अवस्थाएं इसमें बनती है। तो यूरेडियम आपको पता है, यूरेडियम से यूरिडो बीजाणु बनते हैं और टीलियम से टीलिया बीजाणु बनते हैं। ये बात अपन कल कर चुके थे। तो यूरेडियम और टीलियम अवस्थाएं प्रकट होती है, यूरेडियम और टीलियम अवस्थाएं प्रकट होती है। और जबकि एसिडियल और पिक्निडियल अवस्थाएं एकांतर परपोषी थैलिक्ट्रम पर पाई जाती है। वे एसिडियल में जैसे एसिडिया बीजाणु बनते हैं और आपके पिक्निडियल से पिक्नो बीजाणु बनते हैं। तो ये एकांतर अवस्था में पाई जाए, एक के बाद पहले एसिडियल होगा, फिर आपके क्या होगा, आपके पिक्निडियल अवस्थाएं पाई जाएगी। तो एसिडियल जो है आपके वह पिक्निडियल अवस्थाएं जो है वो एकांत रूप से पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है, एकांत रूप में पाई जाती है। और ये जो एकांत परपोषी होता है आपके क्या होता है, थैलिक्ट्रम पे पाया जाता है। थैलिक्ट्रम कैसे पाया जाता है, थैलिक्ट्रम पे पाया जाता है। भारत में थैलिक्ट्रम आपके जेपोनिगम, देखिए कुछ भारत के अंदर बात करते हैं इसकी थैलिक्ट्रम की प्रजातियों की। तो भारत में आपके थैलिक्ट्रम जेपोनिकम व थैलिक्ट्रम फ्लेम थैलिक्ट्रम फ्लेवम की बहुत कम भूमिका होती है। और रूस में आपके, रूस की बात करें तो रूस में आइसोपायरम फ्यूमेरिओइड्स एकांत परपोषी की भूमिका निभाता है। तो ये क्या है, एकांत परपोषी की भूमिका निभाता है। एकांत परपोषी की
भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार से कुछ प्रजातियां हैं जो आपके क्या करती है, एकांतर प्रपोषिकी प्रजाति आपके एकांतर प्रपोषिकी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ठीक है, तो ये हो गया रोगजनक की बात हुई अपने कि रोगजनक किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से संक्रमण फैलाता है। अब देखिए इसके बात करते हैं अपन आगे यूरेडो बीजाणु और टीलियो बीजाणु की बात करते हैं कि भाई यूरेडो बीजाणु किस अवस्था में पाया जाता है और टीलियो बीजाणु वो किस प्रकार का होता है, कितना केंद्र की होता है, कैसी आकृति होती है, इसकी बात करते हैं। फिर इसके प्रबंधन की बात आएगी। ठीक है, तो इसके आगे बात करते हैं यूरेडो बीजाणु की। देखिए यूरेडो बीजाणु की बात करते हैं। देखिए यूरेडो बीजाणु ये भूरे रंग के होते हैं, पढ़ाई था भी कैसे होते हैं यूरेडो बीजाणु, भूरे रंग के। फिर द्विकेंद्र के, दो केंद्रक वाले, सेवरंतीय रंत एक छोटी धागेनुमा संरचना से जुड़े रहते हैं। एक कोशिका वाले होते हैं, एक कोशिक होते हैं और 16 से 8 माइक्रोमीटर व्यास होता है। इनके व्यास की बात करें, इनकी मोटाई की बात करें तो 16 से आपके 28 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर 10⁻⁶ माइक्रोमीटर बहुत ही सूक्ष्म संरचना होती है जो नगनकों से दिखना मुश्किल है। माइक्रोमीटर व्यास की होते हैं, इनका क्या है, व्यास है, डायमीटर। और बाह्य भित्ति जो होती है सूल युक्त होती है, मतलब बाह्य भित्ति पे क्या पाए जाते हैं, सूल पाए जाते हैं, कांटिनुमा संरचना पाई जाती है, तो सूल युक्त होती है, सूल या कांटिनुमा संरचना पाई जाती है। और इनमें कितने जनन छिद्र पाए जाते हैं, 7 से 10 जनन छिद्र होते हैं जिनके द्वारा ये क्या करते हैं, जनन क्रिया करके अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, संक्रमण बढ़ाते हैं। और यूरेडो बीजाणु एक से अधिक जनन नलिकाएं बनाकर अंकुरित होते हैं। क्योंकि जनन छिद्र जो होते हैं इससे क्या होती है, जनन नलिकाएं बनती है, जैसे क्या होते हैं आपके अंकुरित होते हैं। तो यूरेडो बीजाणु जो होते हैं, यूरेडो बीजाणु क्या होते हैं, एक से अधिक जनन नलिका बनाते हैं, एक से अधिक जनन नलिका बनाते हैं। एक से अधिक क्या बनाते हैं, जनन नलिका बनाकर क्या होते हैं आपके अंकुरित होते हैं। अंकुरित मतलब अपनी संख्या को बढ़ाएंगे, नए यूरेडो बीजाणु बनाएंगे। और जनन नलिका पत्ती में वातरंध्र के द्वारा प्रविष्ट होकर संक्रमण फैलाती है। कि भाई जनन नलिका किस प्रकार से संक्रमण फैलाती है, तो पत्तियों के अंदर जो वातरंध्र पाए जाते हैं, ठीक है, ये वातरंध्र जो होते हैं रंध्रों की समान संरचना होती है, इसमें से प्रविष्ट होकर वातरंध्र में प्रविष्ट होकर संक्रमण फैलाते हैं। इस प्रकार से इनका संक्रमण फैलता है। तो यूरेडो बीजाणु क्या होते हैं, कुछ इस प्रकार से अपनी संक्रमण अवस्थाओं को पूर्ण करते हैं। ठीक है, अब अगली बात करते हैं अपन टीलियो बीजाणु की बात करते हैं कि टीलियो बीजाणु जो है वो किस प्रकार से संक्रमण फैलाते हैं, किस प्रकार की अवस्था होती है, इनकी बात करते हैं। देखिए कि भाई टीलियो बीजाणु जो होते हैं जब प्रकट होते हैं, जब गेहूँ की पत्ती क्या होती है, निचली सतह पर बनती है। कि बीजाणु जब क्या होते हैं, पत्ती की निचली सतह पर बनते हैं तो बाह्य त्वचा से ढके रहते हैं और ये भूरे रंग के क्या होते हैं, द्विकोशिकीय होते हैं। तो ये भी भूरे रंग के द्विकोशिकीय, ठीक है, वो एक कोशिकीय थे, ये आपके क्या द्विकोशिकीय, दो कोशिकाएं पाई जाती है। और आयताकार भूरे मोटी भित्ति वाले चिकने होते हैं। आकार कैसा होता है, आयताकार, आकार कैसा होगा, आयताकार भूरे मोटी भित्ति वाले, कि वे भूरे और मोटी भित्ति वाले होते हैं। और इसके बाद बात करो कैसे होते हैं, चिकने भी पाए जाते हैं, स्मूथ होते हैं, बहुत ज़्यादा फिसलनशील होते हैं। और इन बीजाणुओं के सिर मोटे भित्ति वाले गोलाकार होते हैं और ये पट्टीय भागों पर थोड़ा संकुचित होते हैं। पट्ट जहाँ बनते हैं वहाँ पे क्या होता है, इनका संकोचन पाया जाता है। और टीलियो बीजाणु जो होते हैं आपके 6 सूत्रों द्वारा समूह में बंटे होते हैं। और टीलियो बीजाणु अंकुरित होकर 4 कोशिकीय प्राक कवक तंतु बनाते हैं। तो ये टीलियो बीजाणु अंकुरित होकर क्या बनाते हैं, 4 कोशिकाओं से बनी हुई संरचना से बोला जाता है प्राक कवक तंतु। प्राक मतलब होता है अपरिपक्व कवक तंतु का निर्माण
करते हैं। कौन? आपके ये जो टीलियो बीजाणु जो है वो क्या होते हैं जब आपके अंकुरित होते हैं, और जिन पर क्या होती है एक कोशिकीय व एक केंद्रकीय एक गुणित बेसिडीय बीजाणु बनते हैं। इन पर क्या होता है एक केंद्रकीय व एक कोशिकीय, दोनों क्या होते हैं एक केंद्रकीय व एक कोशिकीय क्या बनती है आपके बेसिडीय बीजाणुओं का निर्माण होता है। बेसिडीय या वो सभी बीजाणु क्या करते हैं संक्रमण की अवस्था है, संक्रमण फैलाने का करते हैं, और ये आपके जो है थैलेट्रम पर संक्रमण करते हैं और थैलेट्रम पर एसयू बीजाणु बनते हैं, जिससे क्या होता है वापस यूरिडो बीजाणु बन जाते हैं। मतलब क्रम हो गया, यूरिडो बीजाणु से शुरुआत था, वापस आपके टीलियो से बेसिडियो, बेसिडियो से आपके ईसियो, एसयू बीजाणु, एसयू से वापस यूरिडो बीजाणु। इस प्रकार ये रोग चक्कर चलता रहता है और ये संक्रमण कभी पूरा नहीं होता है। इस प्रकार से रोग फैलता रहेगा और चलता रहता है। इस प्रकार से इसका क्या समझ, जैसे अभी पढ़ा यूरिडो बीजाणु पढ़ा, यूरिडो बीजाणु से क्या बना टीलियो बना, टीलियो से क्या बना बेसिडो बना, और बेसिडो बीजाणु जो है वो आपके क्या करेंगे आगे ईसियो बीजाणु बनाएंगे, और ईसियो से वापस क्या बन जाएंगे आपके यूरिडो बीजाणु बन जाएंगे, और यूरिडो बीजाणु वापस से उसी प्रकार से क्या करेगा आपके इन गेहूं के अंदर संक्रमण फैलाएगा। तो इस प्रकार से संक्रमण चलता रहता है और ये रोग अपनी पुनरावृत्ति करते रहते हैं और पौधे को संक्रमित करते रहते हैं। इस प्रकार इनका क्या होता है संक्रमण चालू रहता है। तो आज के लिए इतना ही है। कल अपन इसका प्रबंधन पढ़ेंगे, वही सेम सस्य प्रबंधन, रासायनिक प्रबंधन, जो भी प्रबंधन है उनकी पूरी बात करेंगे। बाकी जो है अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।